हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका हम यहां पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक मेरी टीम से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि हमें आपके डान के एनालिसिस, इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है ना वो बता दें, लेक्चर्स बता दें, ताकि हम 26 के लिए जो है यहाँ पर प्रेपरेशन कर सकें। देखिए, आपका सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है और ये एक शॉर्टकट है। डेली बेसिस के ऊपर डान का एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया और आज हमारी क्लास है 103। इसका पर्पस क्या है? जितने भी न्यू एस्पायरेंट आ रहे हैं उनकी एक एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है ना। डेली बेसिस के ऊपर पर्पस ये है कि जो न्यू डेवलपमेंट स्टोरी होती है, जो हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप का यहाँ पर एनालिसिस मिल रहा होता है ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बता दें इस तरह, तो अगर इंपॉर्टेंट अगर डे हम फिक्स करें कि ये डे फिक्स है और यहाँ पर एक ही लेक्चर ले, तो क्या उससे क्या फायदा होगा? बाकी जो 1 वीक की डेवलपमेंट्स हुई है वो कहाँ गई? फिर आप वो ढूंढते फिरेंगे मैगजीन से, कभी बुकों से ढूंढते फिरेंगे, कहीं कहीं ना कहीं पे आपके आइडियाज यहाँ पे स्किप हो जाएंगे। तो शॉर्टकट नहीं मारना। हो क्या रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा 27 एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम पूरा साल जो है यहाँ पर हमारा डान का कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। आप डेली बेसिस के ऊपर आपके डान जितने भी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाते जाएं, टॉपिक्स लिख लें, सेग्रीगेट कर लें, एक एक पेज के ऊपर टॉपिक मेन लिख लें और नीचे डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी डिस्कशन चल रही है उनको ऐड करते जाएं बस। और अपनी वोकैब भी लिस्ट बनाते जाएं कि सर ये वोकैब डिस्कस कर रहे हैं, ये वोकैब न्यू है, ये हम जो है वो अपनी कह लें कि राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना उसको भी अलग करके लिख लें। ये आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। डेली बेसिस के ऊपर डान का पर्पस क्या है यार? एक ही है ना कि हम यहाँ पर क्या करें, डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस कवर करें। एक मुद्दा होता है, डिफरेंट एंगल से उसको डिस्कस किया जाता है और वही एनालिसिस होता है आपका। आप मेन एग्जाम के अंदर बैठते हैं, क्वेश्चन एक होता है, 20,000 स्टूडेंट वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा होता है, लेकिन मुद्दा एक ही है, लेकिन एनालिसिस डिफरेंट रहेगा। क्यों किसी के 70 आ जाते हैं? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है उसको एनालिसिस उसने जो किया है वो सबसे बेस्ट किया है ना। तो आप प्लीज, अभी जो कंपटीशन है ना वो पास करने वाला नहीं रह गया। अब कंपटीशन है, यहां पर एलोकेशन मैटर करती है। पास करने का 600 नंबर लेने का आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीएसएस में बात करें, आपकी एलोकेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। 403 400 या बंदा हमारा पास हो रहा 395 या 400 ऑलमोस्ट अगर बात करें, है ना, एस्टिमेटेड हम लगा रहे हैं, वैसे 395 398 आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सीट्स कितनी आ रही हैं? 265 270 250, है ना। तो यहां पर एलोकेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं ना कि सीएसएस हम पास कर ले और हमारा बन जाए 600 मार्क्स लेकर या 615-20 लेकर, तो आपकी एलोकेशन कंप्रोमाइज हो जाएगी। लास्ट टाइम अगर देखा जाए ना 2024 में, तो 130 लोगों की यहां पर एलोकेशन नहीं हुई थी। आप ये अंदाजा कर लें, 130 लोगों की, है ना। तो अगर इससे भी प्लस हो गया, एस्टिमेटेड है, लेकिन ये है कि आप अपने 600 मार्क्स, कोई फायदा नहीं है लेने का, यहां पर आपकी एलोकेशन मैटर करती है। मैं क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं अपने जो है लेक्चर की तरफ। लेकिन ये है, प्लीज रिक्वेस्ट है, डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस लिया करें। उसका पर्पस ये है कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच जो है वो डेवलप हो सके। डेली बेसिस के ऊपर जो हम एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल से डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, वही आपका एनालिसिस है, वही चीजें आपके दिमाग में बैठती है डिफरेंट एंगल से, है ना। तो एक दिन का लेक्चर जो है ना वो हम नहीं कहेंगे कि एक दिन ये इंपॉर्टेंट है और आप लेक्चर ले लो, है ना। तो फिर हम ये 1 वीक जो एफर्ट है, हमारी इतनी मेहनत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं, सारी चीजें कवर करके लेकर आ रहे हैं, क्या फायदा? आपका भी फायदा नहीं होगा, है ना। तो फिर वो बुकें 17 और 30 दिन में मैंने प्रिपेयर कर ली और वो चीजें सामने आ रही हैं, तो मार्क्स भी तो देखे ना कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 50 पे कर रहे हैं, 55 पे करंट अफेयर के मार्क्स स्टैंड कर रहे हैं। अभी जाके जो रिसेंटली ईयर्स में ना 25 और 24 में जाके मार्क्स बढ़ना शुरू हुए हैं करंट अफेयर के, लेकिन अभी भी बढ़ सकते हैं। आप अपनी अप्रोच को चेंज करें, डेली बेसिस के ऊपर आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। हम पूरा साल जो है इसको एनालिसिस करने वाले हैं डेली बेसिस के ऊपर। आपका एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, लेकिन टॉपिक अपने सेग्रीगेट करके रखें ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपको डिस्कशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, काफी हमने टाइम ले लिया आपका, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बतानी थी। क्लैरिटी जरूरी है,
चीजों को हमेशा क्लैरिटी के साथ देखें, क्लियर रखें, मिक्स ना करें चीजों को। जो भी है चीजें क्लियर है भाई, क्लियर है, ओके, टेंशन नहीं है ना। तो यहां पर यह है कि चीजों को क्लियर करके चले और डेली बेसिस के ऊपर पर्पस एक ही है कि आपके जो एनालिसिस को यहां पर डेवलप करना, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल पॉजिटिव रहनी है। जितने भी एस्पिरेंट्स अगर सुन रहे हैं या जो कह रहे हैं, नाराज नहीं होना, किसी को मेंशन करने नहीं हमने करा, ठीक है, जस्ट एक बता रहे हैं, आपकी गाइडेंस के लिए बता रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो लेक्चर रिकमेंड कर दिया जाए कि आप ये कर लो, लेकिन हो सकता है कि उनमें से जो वो चीजें इंपॉर्टेंट छूट जाएं जो हम 1 वीक यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आ रहे थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हो सकता है जो एक पॉइंट यहाँ पर पहले हम 1 वीक के अंदर पॉजिटिव डिस्कस कर रहे थे, 1 वीक वाला जो हम आपको रेफर कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव तो छूट जाएगा आपका कि ये पॉजिटिव ही डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पर। तो इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर डेली बेसिस के ऊपर रखने का पर्पज एक ही है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ, काफी टाइम ले लिया आपका। यहाँ पर जो आज इंपोर्टेंट हमारे पास आर्टिकल्स रहेंगे, ओपिनियंस रहेंगी और एडिटोरियल्स यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन में लेकर आएंगे मल्टीपोलर साउथ एशिया। बात कर रहे थे दुनिया की, तो दुनिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है जी। बाईपोलर आ गया आपका, यूनिपोलर आ गया, मल्टीपोलर आ गया। अब मैं अब मल्टीपोलैरिटी भी नहीं कहता, मैं नॉन पोलैरिटी कहता हूं। जिसके पास पावर ज्यादा होगी है, एक स्टेट उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब नॉन पोलैरिटी बढ़ती जा रही है। मल्टीलैटरल सिस्टम तो है ही है, आ चुका है मल्टीलैटरलिज्म, लेकिन नॉन पोलैरिटी आपकी बढ़ती जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे यहां पर साउथ एशिया के अंदर जो मल्टीपोलैरिटी है, इस चीज को जहां पर डिस्कशन में लेकर आएंगे। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज क्या हासिल हो सकती हैं जब से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का ट्रायंगल बना है। कुछ डिस्कशन सामने आई है सार्क को लेकर। तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, इसको हम यहां पर मल्टीपोलैरिटी इन साउथ एशिया डिस्कशन में ले। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा न्यू एनालिसिस है। अब हम ये छोड़ दें कि हम तो ग्लोबल को ही पकड़ के बैठे हुए थे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर मल्टीपोलैरिटी है जी। भाई साउथ एशिया को भी तो देखें, है ना। अब बात करेंगे सेकंड, हमारे पास रहेगा ऑयल, रॉक एंड क्रिप्टो। पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर ये तीन चीजों को एज ए टूल या एज ए वेपन यूज किया जा रहा है अभी करंटली। देखें आप, केस आपके सामने है, वेनेजुला और यूएसए का केस आपके सामने है। यूएसए और ग्रीनलैंड वाला भी जो होने वाला वो सामने है। थर्ड लार्जेस्ट ईरान आ रहा है ऑयल रिजर्व में, हाल देख ले अभी भी उसका। यूएसए और ईरान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें यहां पर देखने को मिला है ना, जो अभी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 14 लाख ईरानी रियाल जो इक्वल है $1 के। आप करेंसी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो ऑयल, रॉक एंड क्रिप्टो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जियो कह ले के यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स जो कंपटीशन चल रहा है, इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इनको हम डिस्कस करेंगे। ऑयल, रॉक का मतलब है रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, जो पूरा टेक इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है आपका, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे डिफेंस पैकेज, टर्की सऊदी अवेट्स फाइनल अप्रूवल। अभी जो लास्ट डे में बात की जा रही थी ना कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में डिफेंस पैकेज में यहां पर टर्की ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन आज चीज एक क्लियर हो गई। हम लास्ट डे में इसका हमने ही जिक्र किया था कि जो यहां पर ब्लूमबर्ग की यहां पर न्यूज है कि जो टर्की ने इजहार किया है कि वो पाकिस्तान और जो कह ले के सऊदी अरेबिया के दरमियान में डिफेंस पैकेज हुआ उसको ज्वाइन करना चाहता है। देखिए अब आगे ना न्यू डेवलपमेंट। अब ये लेक्चर अगर हम आज वाला रिकमेंड कर दें और पीछे वाला ना करेंगे तो फिर कैसे आपको पता चलेगा, क्लैरिटी नहीं होगी ना। तो अब क्या हुआ कि ये न्यू चीज आई है, ऐसे लग रहा है कि न्यू मुस्लिम नेटो बनने जा रही है ना। इस चीज को डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी की टू बूस्टिंग पाकिस्तान बहरीन टाई, डिफेंस टाई। यहां पर पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान में हमें नजर आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान कह ले कि रीजनल लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स नजर आ रही है, जिस तरह वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर हमें सारे कह ले के रीजनल लेवल के ऊपर जो चेंजिंग डायनामिक्स हमें नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो अभी जो है अशरफ अली जरदारी 4 डे विजिट पर है यहाँ पर बहरीन के अंदर, और यहाँ पर जो पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान में
यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर बहरीन के अंदर विजिट किया था और यहाँ पर डिफेंस टाई की बात हुई थी। लेकिन लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। यहां पर अंटोनियो गैतरेस जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी, वो साल जाने वाले हैं, तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ को यहां पर वायलेट किया जा रहा है, फंड्स क्लाइमेट इंजस्टिस, जो यहां पर फंड्स देने थे वो यहां पर कट ऑफ हो गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहां पर, ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए आपके। अगर यूएन ने हमें फेलियर नजर आ रही है ना, आज दुनिया के अंदर जितने भी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हमें आज यूएनओ क्या नजर आ रही है, यहाँ पर सारा इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है यूएसए का। तो अगर देखा जाए तो ये टोटली अंटोनियो गुटेरेस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और उसके बाद हमारे पास आएगी वोकैब की लिस्ट, और वोकैब की लिस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इसको वाइंड अप करते हैं। मल्टीपोलैरिटी इन साउथ एशिया, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। यहां पर बात यह नहीं है कि आप जब पावर आपकी फर्दर डिवाइड हो जाए तो देन आपका जो है यहां पर मल्टीपोलैरिटी हो रही है, ये कुछ और सेंस में भी यहां पर डिस्कशन की जा रही है। हो क्या रहा है कि साउथ एशिया के अंदर ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज है, अगर अफगानिस्तान को मिलाएं तो। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से हमें यहां पर बाईपोलर देखने को मिला, बाईपोलैरिटी देखने को मिली। कैसे? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? बेसिकली इंडिया के ऊपर कर रहे हैं। बांग्लादेश के भी साथ उनके रिलेशन नजर आए। पाकिस्तान इधर से अकेला नजर आ रहा है, आ जाके अफगानिस्तान नजर आ रहा है साथ में। तो बाईपोलैरिटी यहां पर नजर आती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जब से बांग्लादेश की यहां पर शेख हसीना वाजिद की यहां पर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया 2024 के अंदर, तब से लेकर जो इंटर्म गवर्नमेंट आई है यहां पर, जो नोबेल प्राइज जो है होल्डर मोहम्मद यूनुस, प्राइम मिनिस्टर, इंटर्म गवर्नमेंट जो है बांग्लादेश के अंदर, है ना, तब से लेकर जो है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक ट्रायंगल बन चुका है। यहां पर जो डिपेंडेंसी है ना, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इनको यहां पर कम करनी पड़ेगी अपनी। तो इसके अंदर स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वन बाय वन देखते जाएंगे। साउथ एशिया शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स फ्रॉम बाईपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, है ना। सबसे पहले पॉइंट रहेगा इंडियाज ग्रोइंग डोमिनेंस। आप देख सकते हैं 2016 के अंदर यूरी यहां पर अटैक होता है, उसको सामने रखते हुए यहां पर सार्क की जो मीटिंग होती है पाकिस्तान में, 90 मीटिंग होने वाली थी, उसको यहां पर बाइकआउट कर दिया जाता है इंडिया की तरफ से। और इंडिया यहां पर चाहता है कि डोमिनेंस हो विद किसकी स्पोर्ट से? स्पोर्ट ऑफ यूएसए। क्योंकि लास्ट टाइम अगर इनका देखा ना, लिमोआ, बेका, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें दोनों कंट्रीज के दरमियान में देखने को मिल रही है। यहां तक अगर देखा जाए 80% प्लस, 87 तक देखा जाए तो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट की है यहां पर यूएसए को, है ना। तो क्या हुआ फिर यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर अपनी एक हेजमनी दिखाना, और हेजमनी का नतीजा क्या था कि आपके सामने कश्मीर वाला इशू सामने है। 370 आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया गया, 35 को एब्रोगेट किया गया। उसके बाद रिसेंटली अभी क्या हुआ, फिर हमें यहाँ पर पुलवामा अटैक देखने को मिला। फिर अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर से पहले पहलगाम अटैक होता है, यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हेजमनी तो नजर आ रही है ना, हेजमोनी एक बिहेवियर इंडिया का यहाँ पर। लेकिन अब सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि अब न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के जो रिलेशंस है वो कोर्डियल नहीं नजर आ रहे। उसकी रीजन क्या है कि एक तो इंडिया ने रशिया से तेल लेने की कोशिश की और तेल ले भी रहा है, और प्रेसिडेंट ने 2 डे का विजिट भी किया। उसके बाद क्या कर रहा है इंडिया, यहाँ पर चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है, जो बहुत बड़ा कंपेटिटर है यूएसए का, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनलाइजेशन को इंपावर कर रहा है, डीडोलाइजेशन को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है इंडिया, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिर यूएसए को बुरा लगा, यूएसए ने फिर टैरिफ से बढ़ाए 25% to 50% तक यहाँ पर टैरिफ लगा। यहाँ पर अभी जो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन आने के बाद अभी हमें यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी नजर आती है। ये सिनेरियो था जो बांग्लादेश, हमें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रायंगल अराउंड द यहाँ पर इंडिया नजर आता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और भी है,
हो क्या रहा है कि जो चाबहार के ऊपर 6 मंथ की एग्जाम्पशन मिली है इंडिया को काम करने की, है ना, तो अब इंडिया क्या कर रहा है, अराउंड द पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान एक ट्रायंगल बनाना चाह रहा है। और अभी यहाँ पर एनवे ऑफिशियल फर्स्ट टाइम यहाँ पर एनवे न्यू दिल्ली में यहाँ पर अपॉइंट भी हो चुका है अफगानिस्तान की तरफ से। तो इंडिया और अफगानिस्तान की रिप्रोच में यहां से ये ट्रायंगल और यहां से ये ट्रायंगल, दोनों चीजों का पावर कंपटीशन देखे ना यहाँ पर, चीजों को अंडरस्टैंड। अब हो क्या रहा है कि इमर्जिंग चैलेंजेस है आपके, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर अभी लड़के हटे हम मई के अंदर, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान विजन फॉर मल्टीपोलैरिटी इस्लामाबाद। अब कोशिश क्या की जा रही है कि यहाँ पर जो इंडिया, हमें चाइना तो फ्रेंड है ही है, रिलेशंस कोर्डियल रिलेशंस है ही है, लेकिन बात हो रही है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश का हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है और दोनों कंट्रीज में दरमियान में एक डिफेंस टाई देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली बात की गई कि आपके जेट जो फाइटर है आपके 70, उनको भी परचेज करने की बात की गई बांग्लादेश की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो इनके पास यहाँ पर चांस है कि, और इन्होंने ये भी कहा है, बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट्स आती है, हमें लास्ट टाइम हम डिस्कशन में भी लेकर आए थे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक कह लें कि अपना अलायंस बनाना चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और यहाँ पर बांग्लादेश को मिलकर। तो बांग्लादेश भी अपना यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, ये चीज हमारे सामने रहे। अब यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पिलर्स फॉर ऑफ द मल्टीपोलैरिटी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखे वो क्या, मैं जनरल बताता जाता हूँ चीजें। अब इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में हमें जो पार्टनरशिप देखने को मिल रही है काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 1960 से हमें यहाँ पर दोनों का रिलेशन देखने को मिल रहा है और अच्छे चल रहे हैं, है ना। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर सीपैक का प्रोजेक्ट, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया चाइना की तरफ से, उसको यहाँ पर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। बांग्लादेश के और यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर कॉपरेशन तीनों कंट्रीज का इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कॉपरेशन तीनों के दरमियान में ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना यहाँ पर, ये आपका चाइना, यहाँ पर पाकिस्तान और यहाँ पर बांग्लादेश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनका डिफेंस कॉपरेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, देखिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, मल्टीपोलर साउथ एशिया इनहैंस सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉलर स्टेट्स। अब स्मॉलर स्टेट्स हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रही है, मालदीव है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, है ना, उनको यहां पर निकलकर जो है वो फ्रंट पेज पर आना पड़ेगा, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी को यहां पर जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंड यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग, मल्टीपोलैरिटी विल लिमिट दिल्लीज एबिलिटी टू यूनिलैटरली शेप रीजनल नॉर्म्स एंड फॉस्टरिंग अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया के यूनिलैटरल एक्शंस है वो रीजनल लेवल के ऊपर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो रीजनल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है ना, उसके अंदर एक न्यू चेंज आ रहा है, एक न्यू शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है ना, भूटान, नेपाल, ये श्रीलंका और मालदीव, इनको यहाँ पर आना पड़ेगा फ्रंट पेज पर। उसके बाद पाकिस्तान एलिवेटेड रीजनल प्रोफाइल, पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने रीजन लेवल के ऊपर अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर चैलेंज की बात की जाए, इंटेंसिफाइड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की अगर बात की जाए, तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, अब उसको पता है कि हम एज ए पहले तो कंपेटिटर काम कर रहे थे, यूएसए ने हमें काउंटर बैलेंस के लिए रखा हुआ था चाइना के। अब वो क्या कर रहा है कि वो चाइना के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है, रिकैलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में, है ना। उसको पता है कि यहाँ पर जो चाइना जो है ना, ये जो यहाँ पर अपनी कह ले कि हेजमनी रखता है रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर, यहाँ पर कंपटीशन है यूएसए के साथ, है ना, तो ये चीज है। उसके बाद है यहाँ पर अगर देखा जाए बांग्लादेश डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी, अब ये पूरा मामला हमने पहले डिस्कस किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारी, ठीक है। अब हिस्टोरिकल पैरेलल की बात की जाए तो जो हमें टाइम 1985 के अंदर देखने को मिलता है, जब आपके सार की बुनियाद यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है, वो टाइम क्या वो दोबारा आ पाएगा इस तरह का मल्टीपल, हर स्टेट अपने जो है वो यहाँ पर जो है वो रिलेशंस को मेंटेन कर पाए। रीजनल साउथ एशिया के अंदर जो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी एंड पीस की बात करते हैं, क्या वो यहाँ हो पाएगा जिस तरह यहाँ पर हमें न्यूक्लियर डेटरेंस देखने को मिल रही है दोनों स्टेट की तरफ से,
है ना, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा। अभी अभी हमने फ्रेश अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर वॉर लड़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर, दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑयल, रॉक एंड क्रिप्टो, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। द शिफ्ट, ग्लोबल ऑर्डर, टाइम ऑफ ट्रांजिशन, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अंटोनियो ग्रैम्शी की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द ओल्ड वर्ल्ड इज डाइंग एंड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न। आपकी पुरानी दुनिया यहां पर खत्म हो रही है और एक न्यू दुनिया यहां पर जन्म लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और नाउ इज द टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स, और ये वो टाइम है किसका, मॉन्स्टर्स का। एंड यू नो वेरी वेल अभी जो हो रहा है करंट सिनेरियो के अंदर, है ना। तो अभी देखा जाए तो यहां पर ऑयल, रेयर अर्थ, रॉक बेसिकली रिलेट किया जा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ एंड क्रिप्टो करेंसी के साथ, जो अभी यहां पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के सीईओ पाकिस्तान आए हुए थे और डिजिटल यहां पर करेंसी की बात, जो आर्किटेक्चर की बात की गई थी, पेमेंट्स की बात की गई थी, तो यहां पर, और ये वर्ल्ड जो हमारे पास वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, ये बेसिकली अभी रिसेंटली बनी है 2024 के अंदर, ठीक है। और ये एक ट्रंप फैमिली के साथ रिलेट करती है पूरी, है ना, इनका अपना स्टेबल कॉइन्स भी है इनका, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अभी जो सामने सारे केसेस हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, एक डिबेट अलग आ जाती है, मुद्दा एक ही है ना, मुद्दा एक ही है, डिबेट डिफरेंट एंगल से। हो क्या रहा है यहां पर वेनेजुएला, अब देखें ऑयल के ऊपर अगर देखा जाए, लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व हमें देखने को मिला वेनेजुएला, 303 बिलियन बैरल हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं रिजर्व। और उसके बाद यूएसए ने क्या किया, उसको कंट्रोल किया। अब क्या कर रहा है, ईरान के अंदर जो अभी हमें कंडीशन सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है ईरान के अंदर। और ईरान थर्ड लार्जेस्ट यहां पर जो है ऑयल रिजर्व रखता है दुनिया के अंदर देखा जाए तो, है ना। तो अभी जो वॉर हमें देखकर यूएसए पूरा जो है ना चेंज कर रहा है कि जितने भी ऑयल रिजर्व है बेसिकली उनके ऊपर अपनी हाजमनी, क्योंकि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए ना, अब ऑयल यूएसए के पास रहेगा भी, हम ऑयल जो है ना ऑयल के ऊपर पूरा कंट्रोल करें, और रॉक के ऊपर किसका रहेगा यहाँ पर, चाइना का, और क्रिप्टो का किसका रहेगा यहाँ पर, वो भी यूएसए का। और रेयर अर्थ मिनरल्स अगर देखा जाए, लार्जेस्ट अगर देखा जाए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट भी करता है और रिजर्व भी रखता है, वो 90% यहाँ का चाइना नजर आता है ना। तो अगर देखा जाए तो इस तरह एक कह लें कि एक नई दुनिया जन्म ले रही है, लेकिन ये है मॉन्स्टर्स की, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को सामने नहीं रखा जाता। तो व्हेन माइट्स बिकम राइट एंड राइट्स बिकम फ्रेजल, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस जब बन जाएगी ना, तो जो राइट्स है ना यहाँ पर जो बनाए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। ये चीज बेसिकली पूरा इसके अराउंड है ये, ठीक है। तो ये चीज है जी, हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट डिस्कशन रहेगी डिफेंस पैकेज टर्की। अब टर्की एक नई, हम कह लें कि मुस्लिम नेटो जो बनाई जाने की बात की जा रही है, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर टच देंगे ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। डिफेंस पैकेट, इमर्जिंग ट्राइलैटरल डिफेंस पैकेट। हो क्या रहा था कि लास्ट डेज में एक चीज सामने आ रही थी कि ब्लूमबर्ग की न्यूज है जी, टर्की चाहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ उसको ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्लैरिटी ये सामने आ रही है ना, कि जो टर्की और कह लें कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो डिफेंस पैकेट होगा ना, जो पहले वाला पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान में डिफेंस पैकेट से अलग होगा। अब ये चीज सामने आई, ठीक है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की आर वर्किंग टुवर्ड्स न्यू डिफेंस एग्रीमेंट, सिग्नलिंग शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टी वेक्टर अलायंस एंड इंक्रीज रीजनल ऑटोनॉमी। बेसिकली तीनों इस्लामिक स्टेट और ये चाह रही हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, एक सेकुलर स्टेट है वो अलग बात है, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर तीनों क्या पर रीजनल ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, और टर्की भी चाह रहा है कि मेरा साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर रोल नजर आए, है ना, इन्फ्लुएंस नजर आना चाहिए मेरा, है ना। सॉरी, पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन ऑफर्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सिग्निफिकेंट मेन पावर्स टू अलायंस। पाकिस्तान के पास क्या चीज है यहाँ पर, किस चीज की एक्सपर्टीज है यहाँ पर, डिफेंस की, टोटल डिफेंस की कैपेबिलिटीज है। सऊदी अरेबिया के पास क्या है यहाँ पर, रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, ठीक है। और टर्की के पास क्या है, मिलिट्री एक्सपर्टीज है। तीनों के पास देखे ना यहाँ पर
ट्रायंगल चेक करें इनका। पाकिस्तान के पास क्या है, यहाँ पर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, डिफेंस एक्सपर्टीज है। सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं हमें, और टर्की के पास हमें क्या नजर आ रहा है, मिलिट्री एक्सपर्टीज है, जो सेकंड लार्जेस्ट हमें मिलिट्री नजर आता है नाटो के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर तीनों का बनता है अलायंस, यहाँ पर एक स्टेट के ऊपर जो नाटो का 5th आर्टिकल डील करता है कि एक स्टेट के ऊपर हमला किया गया तो देन सर्ब के ऊपर हमला किया जाएगा। इसी तरह ही अगर देखा जा रहा है तो जो ये मुस्लिम नाटो तीनों का अलायंस की बात की जा रही है कि एक स्टेट के ऊपर अगर हमला किया जाए या अटैक किया जाए तो रीजनल ऑटोनॉमी में तीनों एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। ये चीज अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ठीक है। अब बात करने वाले हैं, हमारे पास रहेगा जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी की। अगर बात करें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, की टू बूस्टिंग पाकिस्तान बहरीन टाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी आसिफ अली जरदारी यहाँ पर हमारे कहने के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो विजिट पा रहे हैं बहरीन के, और दोनों कंट्रीज के दरमियान में डिफेंस टाई हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एंगेज की बात करें, जियोग्राफिक कनेक्टिविटी लिंक साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चीन एंड मिडल ईस्ट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, परसुएंट स्टेबिलिटी, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट लीड ग्रोथ, ठीक है। सिर्फ जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है एंड स्ट्रीमलाइंड प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इन्वेस्टेशन एंड प्रायोरिटी एंड बहरीन इकोनॉमिक पावर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, रिबस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड ईडीपी मॉडल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बहरीन और इनके दरमियान में हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह अभी लास्ट डेज में हमारा लीबिया के साथ विजिट रहा हमारे फील्ड मार्शल साहब का, उसके बाद फिर इराक का यहाँ पर विजिट रहा, जॉर्डन का, यूएई के यहाँ पर प्रेसिडेंट विजिट करते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का भी रिलेशंस काफी बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और जियो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी भी अभी वही है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल कॉपरेशन डेथ वॉच। अब डेथ वॉच का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, जो यहाँ पर फंडिंग की बात की गई थी, यहाँ पर हम सपोर्ट करने की बात की गई थी, करेंगे वो यहाँ पर कट ऑफ होगी ये सारी चीजें। अब ये बात कर रहे हैं यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट से उनको देखेंगे। यहाँ पर यूएनओ का हो सकता है क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए। अगर यूएनओ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एंटोनियो गुटेरेस को आपके लाजमी जो है कहीं ना कहीं पे फिक्स करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके विदाउट आपके यूएनओ का देने का फायदा नहीं होगा, फिर डिस्कशन का मजा ही नहीं आएगा। एग्जामिनर को यह भी पता होगा कि एस्पायरेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो इनकी स्टेटमेंट से इंपॉर्टेंट है। यूएनओ चीफ स्टार्क वार्निंग अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, एंटोनियो गुटेरेस कॉल्स आउट लीडर्स फॉर अंडरमाइनिंग ग्लोबल कॉपरेशन। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि जो अभी जो बिहेवियर है ना पूरा लीडरशिप का, अगर देखा जाए ग्लोबल पावर्स क्या कर रही है, पूरा ग्लोबल कॉपरेशन को यहाँ पर अंडरमाइन मींस खत्म कर रही है, डैमेज कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तबाह कर रही है, यहाँ पर डिवेस्टेट कर रही है, ठीक है। इरोडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट है गुटेरेस वार्न्स लीडरशिप ऑफ पुटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन द डेथ वॉच, ठीक है, खत्म होने के दहाने पर, एंड थ्रू सेल्फ डिफीटिंग जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स, ब्रेजिंग वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जिस तरह इंटरनेशनल आपके सामने सारे केसेस अभी तो हम लॉ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपको सारे वेनेजुएला वाला केस हमारे सामने है, ईरान वाला सामने है, मिडिल ईस्ट का सामने, यूक्रेन और रशिया का सामने, यमन का हमें सामने नजर आ रहा है। तो ये टोटली सारों को यहाँ पर बात, उसके बाद देखा जाए जिस तरह सबसे बड़ा जो केस है ना वो यहाँ पर वेनेजुएला वाला नजर आ रहा है। कट टू एड एंड डेवलपमेंट, एक बार ही क्रिटिसाइज्ड होल सेल कट इन द डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एड्स। अब ह्यूमैनिटेरियन एड्स की जो बात की जा रही है ना, बेसिकली जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर आए और यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिला, अनरिजॉल्व्ड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर जो अभी तक इतने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, जिनको सॉल्व नहीं किया गया। और यू नो वेरी वेल कि जिस तरह यहाँ पर इंटरनेशनल वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रही हैं, अभी यूएनओ का रोल आपके सामने ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो इसको एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। अभी जो ग्लोबल पावर का जो हेजमनी हमें नजर आ रही है वो यहाँ पर यूएसए की हमें नजर आ रही है, जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वायलेट किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो गुटेरेस, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यू। चलें अब जो है हम अपने वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो रहेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आएगा वो है शीथ। अब शीथ क्या है, कवरिंग प्रोटेक्टिव केस, ठीक है, गिलाफ या म्यान को बोला जाता है, कवर करने को बोल सकते हैं आप शीथ,
काफी इंपॉर्टेंट है। डिट्राइटस, डिट्राइटस का मतलब होता है डेब्रिस, वेस्ट को बोला जाता है, जो मलबा होता है फुजला, उसको बोल सकते हैं आप डेब्रिस या रबल। बुलवाक, बुलवाक का मतलब होता है डिफेंसिव सपोर्ट देना, ठीक है, डिफेंसिव सपोर्ट है ना, मजबूत दफा ढाल, ठीक है। रैम्पर्ट बोल सकते हैं, बेस्टियन बोल सकते हैं। इनएक्सेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप या चेंज, जिसको तब्दील ना किया जा सके। इनएक्सेबल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बुलवार्क, डिट्राइटस, है ना। तो उसके बाद हमारे पास रिलेंटलेस, उसके बाद अनस्टॉपेबल। बेलिजरेंट का मतलब होता है यहाँ पर हॉस्टाइल या अग्रेसिव, ये आपको ऑलरेडी पता है, जंगजू को बोला जाता है, ये तो बड़ा रिपीटेड है। लेकिन ये वर्ड जो हेडनिस्टिक, हेडनिस्टिक इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ये आपने लाजमी नोट, डिवोटेड टू प्लेयर, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना, इसको बोला जाता है हेडनिस्टिक, ठीक है। हेडनिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप करेगा। डिफायंस, डिफायंस का मतलब होता है ओपन रेजिस्टेंस, नाफरमानी करना, मुजाहमत, इनहराफ करना, ठीक है, किसी से रेजिस्ट करना, डिसओबीडियंस करना, नाफरमानी करना। बेडलम, बेडलम का मतलब होता है वाइल्ड कंफ्यूजन या क्योस को बोला जाता है, अफरा तफरी को बोला जाता है, अप्रॉर, क्योस को बोल सकते हैं आप। बेडलम क्या बोल सकते हैं, क्योस को बोल सकते हैं आप। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब था मेकिंग समथिंग वीकर, कमजोरी, पतला, वीकनिंग, ठीक है। यह हम पहले भी डाइल्यूटेड वर्ब डिस्कस कर चुके हैं, यह हमारा नाउन रहेगा। वैगिश, वैगिश का मतलब होता है प्लेफुली ह्यूमरस, ठीक है, किसको बोला जाता है, जरफखाना या प्लेफुल, जोकरी को जो होता है जॉकी, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर कोवेटेड, कोवेटेड का मतलब होता है, ये तो हम पहले भी, स्ट्रांगली डिजायर्ड, डिजायर्ड या सॉट आफ्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा डिजायर होना किसी चीज को हासिल। स्केदिंग, स्केदिंग का मतलब होता है स्वेयरली क्रिटिकल, है ना, सख्त, तनकीदी, हार्श, कटिंग को बोल सकते हैं। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है यहाँ पर लास्टिंग, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, पर लॉन्ग, लंबे अरसे तक रहने वाले को बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सटरपेट, एक्सटरपेट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर एक्सटरपेट रहेगा वर्ब, एंड एक्सटरपेशन हमारे पास क्या रहेगा, नाउन। एक्सटरपेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिमूव करना कंप्लीटली, ठीक है, अरेडिकेट करना, अपरूट करना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। तो इसको कोशिश करें यहाँ पर अपनी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करें, जो हम अरेडिकेटिंग, अपरूटिंग यूज कर करके थक चुके हैं ना, थोड़ा सा एडवांस लेकर आए एक्सटरपेट, ठीक है। डेस्परेट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इन स्टीम नीड, ठीक है, जिससे मायूस को, फ्रेंटिक को बोल सकते हैं आप, ठीक है, डेस्परेट, मायूसी को। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटल एंड इनसफिशिएंट, नाकामी, मिगर, बहुत कम होना, है ना। पॉजिटिव बोल सकते हैं, स्कार्सिटी, बिल्कुल, है ना, मिगर बोल सकते हैं। पेरी, पेरी का मतलब होता है यहाँ पर ब्लॉक और वार्ड को बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट या ब्लॉक को बोला जा सकता है पेरी, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड थैंक यू सो मच।